तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने अपने भाई को बुलाया सऊदी, और दोस्तों उसको आने में 5 महीने लगा। 5 महीने क्यों लगा, मैं आपको एक एक बात सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। और इस वीडियो में कुछ बातें ऐसी हैं जो बताऊंगा कि आप लोग उस चीज को समझें, जानें, ताकि अपने हिसाब से काम करें। क्योंकि मैं 7 साल से सऊदी में हूँ और मैंने कहाँ धोखा खाया, कितना प्रॉब्लम हुआ आने में, सब कुछ क्लियर करूंगा। सऊदी जो रहते हैं उनको तो लगता है कि बहुत आसान है सब कुछ, लेकिन इतना आसान नहीं है दोस्तों। कभी कभी अपने ही जो अपने होते हैं, जिनको आप सऊदी रह करके अपना समझते हैं ना, अपना होता नहीं कोई। सऊदी में अगर आप रह रहे हैं तो मैंने जो अनुभव किया है, जो देखा है, कि मैं किसी के साथ कोई भी आज तक धोखाधड़ी या कोई भी प्रॉब्लम नहीं किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने अपना सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहा, और छोटी सी बात के लिए, छोटी छोटी बात के लिए सिर्फ अपना भला चाहा। तो पूरा इस सब कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे क्लियर से, तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। सब कुछ बताएंगे कि मेरा भाई कैसे आया, 5 महीने क्यों लगा, आने में क्या क्या प्रॉब्लम हुई, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा, पूरा A to Z सब कुछ इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है नवंबर दिसंबर से, ठीक है। दिसंबर में अपने भाई का मेडिकल हम करवाए, और एक थोड़ा दोस्त था, मतलब उससे हम मिलते जुलते थे। जब हम जामा जाते थे तो वहाँ मिलते जुलते थे, तो उससे हमने वीजा का जुगाड़ किया, और उसकी ऑफिस थी मुंबई। तो हमने सब कुछ सेटिंग वगैरह किया, और उसने कहा ठीक है हम वीजा भेज रहे हैं और आप मेडिकल करवाओ। तो हमने कहा ठीक है, भरोसा, देखिए यहाँ पर सारा कुछ भरोसे पर ही चलता है, बाकी आप कुछ कर वर नहीं सकते अगर कोई प्रॉब्लम होती है। तो स्टार्टिंग से आप समझिए गलती कहाँ हुई हमसे। तो हमने मेडिकल करवा दिया, ठीक है। जब मेडिकल करवा दिया तो मुनाफा भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ कि जहां हमने मेडिकल करवाया, लखनऊ में एक मेडिकल सेंटर है, उसका नाम मैं आपको बताऊं, न्यू लखनऊ डायग्नोसिस सेंटर उसका नाम है। वहां पर मेडिकल करवाने के बाद उसमें मेडिकल का जो रिपोर्ट होता है उसमें मेडिकल का स्टाम्प नहीं था। अब ऑफिस जब वो पहुंचा मेडिकल रिपोर्ट, तो ऑफिस वाला बता रहा है कि इसमें स्टाम्प नहीं लगा है मेडिकल का, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अब इसका कोई उपाय करिए, नहीं तो मेडिकल वाले से बात करिए। मतलब आई डोंट नो व्हाट इज प्रॉब्लम, लेकिन एक्चुअल बात यही थी। उसने पता नहीं बहाना किया कि क्या किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जबकि मैंने उससे ये भी बोला ऑफिस वाले से कि कोई एक बंदा वहां पे मेडिकल तो करवाया नहीं, हजारों बंदे करवाते हैं डेली, सैकड़ों डेली करवाते हैं मेडिकल का। सबका तो सबका यही रिपोर्ट होता है, सब पे स्टैंप वगैरह नहीं लगता होगा, जब इसके उस पे नहीं लगा। तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब खूब पहाड़ा पढ़ाया, गोली दिया। इसी तरह करते करते 3 महीने की वैलिडिटी तब हुआ करती थी मेडिकल रिपोर्ट की। 3 महीने खत्म होने में लगभग 10 से 15 दिन बचा था। तो हमने एक जगह और दूसरी जगह बात किया, कंपनी में, मारुति सुजुकी कंपनी में। तो वहां पर हमने बात किया, तो ठीक ठाक आदमी था जिससे हमने बात किया। तो वहां पर हमने फिर उस ऑफिस के एड्रेस पर पासपोर्ट मंगवा लिया, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ मंगवा लिया। अब वहां पर भी वीजा नहीं लगा। 10 से 15 दिन का मतलब मैटर वो भी खत्म हो गया, वीजा नहीं लगा। हालांकि उसने भी मुनाफा किया, मतलब एक बार वहां मुनाफा हुआ, एक बार यहां भी मुनाफा हुआ, उसने भी मुनाफा किया। मुनाफा के नाम पे लोग बेवकूफ कैसे बनाते हैं इस वीडियो में वो भी हम बताएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसने जवाब दे दिया कि भैया अब वीजा नहीं लग पाएगा, इनका फिर से मेडिकल करवाइए। और उसने अल्टीमेटम दिया कि कल करवाइए, यानी जिस दिन मेडिकल एक्सपायर हो रहा था उसके दूसरे दिन बोला था करवाइए।
मैंने कहा, और रात में मुझे बोल रहा है। मैंने कहा ऐसा है, कोई 1-2 दिन पहले अगर तुम बताते तो ठीक था। मैंने कहा कम से कम 2 दिन का तो समय दो। तो उससे जितने में हमारी बात हुई थी, 2-4 हजार ज्यादा उसको मिल गया। उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हमारे भाई का कैंसिल कर दिया। सीधी बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और इसमें कोई बात नहीं थी। उसके बाद मेडिकल उसका एक्सपायर हो गया। फिर हमारे जहां हम रहते हैं, यहाँ पर एक हमारे मित्र है ना, उनका नाम नहीं लेंगे, हमारे एक मित्र है, उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे पास एक वीजा है, पासपोर्ट वगैरह भेजो, हम बात करते हैं। तो हमने अपने भाई का पासपोर्ट भेजा, और मेरे सामने ही वो किसी दूसरे का, यानी दोनों पासपोर्ट भेज दिए कफिल के पास। मैंने कहा जब मेरे भाई का वो कैंसिल करता तब तुम दूसरे का भेजते, लेकिन उनका तो ये चक्कर था 2 भेज रहे हैं, कोई ना कोई सेलेक्ट कर ही लेगा। अगर कोई भी सेलेक्ट करता है तो जो पैसा ज्यादा देगा उसको हम दे देंगे। और जबकि वो बहुत खास हमारे हैं, डेली साथ में उठना बैठना, हर एक काम काज सब कुछ साथ में है। तो कहने का मतलब कोई खास नहीं होता जिसको, हालांकि उनसे हमने ये भी कहा कि अगर पैसे का कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे तुरंत बताना, हम पैसा भी देने के लिए रेडी थे। उसके बाद फिर वहां फिर बात नहीं बनी। फिर हमने दिमाग लगाना शुरू किया, फिर हम अच्छे से सोचना शुरू किए। उसके बाद अपना नेटवर्क जितना बनाए हैं उस बातचीत शुरू किए। फिर हमको एक वीजा मिला बहुत अच्छा, उसके बारे में फिर हम जांच पड़ताल शुरू किए। तो पता चला कि एक बुढ़ा है, एक बुढ़ी है और एक छोटा सा लड़का है, बस 3 इतना ही फैमिली है, और उसको जो है देख रेख करना है। और सैलरी बात की हम 1800 में डन हुआ। बात हम 2000 की है, वो 1500 देने के लिए तैयार था, लेकिन 1800 में डन हो गया। अब बात ये हुआ कि जिसके माध्यम से हम वीजा ले रहे थे उससे हमने पहले ही बोल दिया था कि अगर वीजा अच्छा होगा तो जितना पैसा बोलोगे हम देने के लिए रेडी हैं। तो भाई यहाँ पर पहली बात तो एक चीज हम आपको इस वीडियो में क्लियर कर दें कि फ्री का वीजा जल्दी मिलता नहीं। फ्री का वीजा वही सबको मिलता है। जैसे हमको कोई किसी सऊदी ने हमको बोला कि हमें ड्राइवर चाहिए, तो वो तो फ्री का ही हुआ, लेकिन हम जब देंगे किसी को तो पैसा लेकर के देंगे। और इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, बिना पैसे का कोई काम नहीं करता। तो उसने हमसे 3000 रियाल की डिमांड रखी। हमने कहा भाई अगर घर सही है तो हम 3000 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात बनते बनते 2000 रियाल पे रुकी। कोई बुरी बात नहीं है, 1800 सैलरी है, घर अच्छा है। और देखिए अगर कोई गैर होता तो थोड़ा कम टेंशन रहता, लेकिन अपने घर का है, अगर उसको जरा सा कोई प्रॉब्लम होता तो घर वाले का अलग प्रेशर, अपना खुद का प्रेशर, फिर प्रॉब्लम हो जाता। इसलिए बहुत सोच समझ के फिर हमने वो वीजा फिर हमने पकड़ा। हमने कहा भाई हम जितना पैसा मांगोगे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम बात करेंगे पूरा क्लियर से कि कितना खर्चा लगा। उसके बाद फिर 2000 में बात डन हो गई। फिर वीजा उसने भेजा, फिर उसने कहा मेडिकल करवाओ, मेडिकल वगैरह करवा करके फिर जिस समय मेडिकल हम करवाए उसी समय सिस्टम आ गया कि अब वीजा जो है, देखिए कहां से फॉल्ट हो रही है, कहां से नसीब नहीं साथ दे रही, सब कुछ देखते जाइए। जिस समय मेडिकल करवाए उसी समय ये सिस्टम आ गया कि अब जो है वीजा जो है स्टैंप नहीं होगा। और वो सब सिस्टम बनने में 10-15 दिन लगे। धीरे धीरे फिर 1 महीने से ऊपर हो गया वीजा वगैरह निकालते। और जैसे ही वीजा लगा फटाफट तुरंत ऑफिस वाले ने बोला कि अब इनका फटाफट टिकट निकलवाओ। अब देखिए ऑफिस वाले ने, और इस लड़के से हमसे सीधे बात हुई थी, उस लड़के का ऑफिस से सीधा ही कनेक्शन था। हमने कहा कि लखनऊ से टिकट चाहिए। उसने कहा भाई लखनऊ से टिकट दे देंगे, स्टार्टिंग में यही बात हुई थी। जिस दिन वीजा उसका आया उसके बाद वो बोलने लगा कि नहीं भाई इनको मुंबई आना पड़ेगा। उसकी भी कोई प्रॉब्लम रही होगी, जो भी है। मैंने कहा यार तुम पासपोर्ट वगैरह भेज दो, जो कुरियर का पैसा लगेगा वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो एक्स्ट्रा तुम्हारा फ्लाइट का लगेगा वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसने फिर क्या प्रॉब्लम रहा होगा आई डोंट नो, मुझे बताया नहीं। मुझे तो नहीं लगा कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया। या हो सकता है कि उसको यकीन ना हो कि पासपोर्ट भेज दूंगा, पता नहीं आए कि ना आए, जो भी हो मुझे नहीं पता।
कुछ लोगों की बातें भाई साहब समझ में नहीं आती। मतलब किसी के ऊपर किसके ऊपर भरोसा करें कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद फिर मुंबई से अल्टीमेटम दे दिया उसने कि फला टाइम इनका मुंबई पहुंचाओ इनको। हमने कहा इसे कम से कम 2-4 दिन का तो समय दो। तो फिर भाई को हमने फोन किया, फिर कुछ पैसे वगैरह बाकी थे देने के लिए, सब कुछ पेमेंट वगैरह किया। उसने टिकट निकाल के भेज दे, हमसे पूछा भी नहीं, टिकट निकाल के भेज दे, बोला इतने टाइम भेजो। तो हमने फिर भाई से बात किया, उसको ट्रेन वगैरह का, ट्रेन का भी टिकट नहीं मिल रहा था, किसी तरह जुगाड़ करके फिर मुंबई उसको पहुंचाया। फिर मुंबई में उसके दोस्त वगैरह मिले, हालांकि उसको मुंबई में पासपोर्ट वगैरह सब कुछ मिल गया। फिर फ्लाइट पे बैठा, फ्लाइट वया हो करके दे दिया मुंबई टू बहरैन, बहरैन टू रियाद। और जिस टाइम रियाद, बहरैन से रियाद में आने का था उस समय फ्लाइट डिले हो गई। मैंने बताया भी था जब पूरा वीडियो बना करके डाला हूँ। फ्लाइट 3 घंटा डिले हो गई। उसके बाद मैं गया वहाँ पे, 1 घंटा वहाँ निकलने में, यानी लैंडिंग का जो टाइम दिया था प्रॉपर, उससे 1 घंटा बाद लैंड हुई। बहुत टाइम लग गया उसके बाद। हालांकि उस दिन मैंने छुट्टी लेकर के पूरा भाई को रिसीव किया, फिर ला करके छोड़ा। तो अब सोचिए इतना सब कुछ हो गया, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे बहुत खास, हालांकि मैं किसी को अपना खास बात नहीं समझता का मतलब मैं दिल से किसी को खास नहीं समझता, मानता सबको हूं, क्योंकि मैंने दुनिया देख लिया, अनुभव है मेरे पास कि कोई समझने वाला नहीं है। 1-2 लोग हैं लाइफ में जिनको समझने की जरूरत नहीं, वो अपने ही हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सऊदी में हम रह रहे हैं और किसी से हमारी बहुत गहरी दोस्ती है, तो भाई साहब जिस दिन वक्त पड़ेगा ना, आपकी औकात पता चल जाएगी कि आपकी दोस्ती की लेवल क्या है, औकात क्या है। तो इसलिए मैं किसी को इतना ज्यादा एंट्री नहीं देता, बस अपने काम से काम रखता हूँ। बाकी हाँ, हमसे जो हो सकता है हम उतना करते हैं। कोई ये कह नहीं सकता कि भाई तुमने ये चीज नहीं किया, जबकि हमारा कोई उससे लेना देना है, कोई मतलब नहीं, लेकिन हम कर देते हैं क्योंकि हमारा दिल और हम ऐसा ही हैं कि कोई अगर हमसे कोई सपोर्ट मांगता है, हमारे लायक रहता है, तो हम कर देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने हमें, बाकी ये वीडियो हो सकता है वो देख भी रहे होंगे, समझ गए होंगे कि हमें ही बोल रहा है। बाकी मैं यही कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में जो भी करना है अपने दम से करो, किसी के भरोसे बिल्कुल मत करो। मैं जितना काम किया हूँ सब अपने दम पे। मैं सऊदी आया अपने दम पे आया, मैं किसी से कोई सपोर्ट नहीं मांगा। सऊदी आया, मैंने सीधे सऊदी का नंबर जुगाड़ करके लिया और डायरेक्ट बात किया, और डायरेक्ट अपना सैलरी से लेकर के हर एक चीज, वीजा वगैरह सब कुछ अपने दम पे किया भाई। तो किसी के भरोसे कोई काम नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर बहुत बड़ी मजबूरी है तो करो, लेकिन ये समझ के करो कि यहाँ से धोखा मिलना ही है। अब लास्ट में आप लोगों से मैं बता ही दूं कि खर्चा कितना लगा। अब आप लोग ऑफिस वालों से संपर्क कर लीजिए, पता कर लीजिए कि वीजा स्टैम्प का, टिकट का, मेडिकल का कितना खर्चा लगता है। बाकी प्लस 2000 रियाल वीजा का प्लस कर दीजिए, समझ में आ जाएगा कितना खर्चा लगा। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य टॉपिक के साथ। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।